आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ कॉन्ग्रुएंस की, जो आप क्लास 7 में स्टडी करते हो उसको थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन रिमाइंड कराते हुए हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे। क्या है कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस जो है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का। तो यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये सिंबल, इक्वल प्लस दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ पर है सेम और ये यहाँ पर हम दो चीजें देखते हैं, सेम शेप एंड साइज। ठीक है, इक्वल मतलब सेम साइज, और जब आप बात कर रहे हैं इस साइन की, इसको बोलते हैं सिमिलर, यानी एक जैसा दिखना। ठीक है, कोई चीज सिमिलर कब दिखती है? जब उसकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी कब होती है? जब उसकी एक शेप सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिमिलर का मतलब है सेम शेप। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं कि शेप भी एक जैसी है, साइज भी एक जैसा है, तो वो चीजें हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का ढंग भी है। अब हम अपने सिंपल सा एग्जांपल्स हम देते होते हैं हैंड्स का, जो कि बहुत इजी रहता है समझने में। अगर हम एक ही पर्सन के दो हैंड्स लेंगे और उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो आप देखोगे कि ये सेम साइज के हैं। आपका थंब सेम साइज का है, आपकी फिंगर सेम साइज की हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन के साथ इसे सुपर इम्पोज करोगे, कोई आपसे छोटा है, बड़ा है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स है, आपका छोटा ब्रदर है या आपके मम्मी पापा हैं, उनके हैंड से अगर आप मेजरमेंट करोगे तो आपके हैंड सुपर इम्पोज नहीं होंगे, उनका हाथ बड़ा होगा। ठीक है, आपसे अगर आप अपने यंगर ब्रदर का ले रहे हो तो वो आपसे छोटा होगा, तो आपको अलग साइज दिखेगा, मतलब फिंगर पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होंगे। एक तरीका भी है करने का, जैसे थंब के ऊपर आप थंब रखोगे तो इसमें जब रिटर्न मेथड लिखते हैं हम कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ उसके साथ वाली साइड हम लिखते हैं, वो जब हम लिखेंगे तब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं तो हम सिमिलर कहते हैं। सिमिलर वाला कंसेप्ट आप क्लास 10th में जाकर पढ़ते हो। जैसे ये मेरे सामने दो बुक्स हैं और अगर मैं देखूं तो ये दोनों रेक्टेंगल शेप की बुक्स हैं, ये भी रेक्टेंगल शेप की है, ये भी रेक्टेंगल शेप की है, तो इन दोनों का शेप सेम है। तो अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दीज टू आर सिमिलर। ठीक है, अभी हम सिमिलर रेक्टेंगल्स में नहीं लेते हैं, स्क्वायर्स में लेते हैं, वो हम बाद में बियॉन्ड आपके सिलेबस है 10th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जब इसके साथ साइज भी सेम हो जाए। इनका साइज सेम नहीं है, शेप्स तो सेम है, साइज सेम नहीं है। आप देख रहे हो ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका डेली लाइफ में भी यूज रहता है कि जब भी हमें कोई चीज जो है, कोई भी चीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, जो आपको लास्ट वीडियो भेजी थी स्टेबिलिटी के लिए, उसमें ये यूज होता है। ब्रिज का एग्जांपल दिया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं, अब आपको ये साइन क्लियर हो गया है कि कॉन्ग्रुएंट। अब हम जो मेन एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस कर रहे हैं वो है SAS कॉन्ग्रुएंस। हमारी मेन 5 कॉन्ग्रुएंस होती है जिसमें से हम इसमें अभी स्टडी कर रहे हैं SAS। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक रिमाइंड कराने के लिए रिव्यू दिया है आपको। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको, ABCD। यहाँ पर आपकी दो ट्राइंगल्स हैं जिसका कि एक कॉमन बेस है, वो है AB। AB बेस के ऊपर ही आपकी एक ट्राइंगल बनी हुई है ACB और दूसरी ट्राइंगल बनी हुई है ABD। अब आप सेम मार्क को समझ सकते हैं कि मीन्स ये साइड सेम है। AC साइड पर और AD साइड पर आपके दो मार्क्स बने हुए हैं, इसका मतलब आपको ये गिवन है AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। उसके बाद एक लाइन लिखी गई है यहाँ पर, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो AB लाइन जो है, AB लाइन है ये वाली आपकी, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल A पूरा ये था, इसने इसके दो पार्ट्स कर दिए। इस लाइन बनाने से एंगल A दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ऊपर वाला दिख रहा है आपको, एक नीचे दिख रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, हाफ हाफ कर दिया है, तो आपके ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। आप इन एंगल्स को नेम भी दे सकते हैं। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो तो दो ट्राइंगल्स बनी है, एक ऊपर है ABC और एक नीचे है ABD, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं।
ठीक है। अब यहाँ जब आप मैथमेटिकली कर रहे हो, करके दिखा रहे हो, तो आप सुपर इम्पोज करके नहीं दिखा रहे हो कि इसके ऊपर रख दिया देखो सेम साइज का। इसके लिए आपको कुछ पार्ट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो कि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर 6 पार्ट्स में से अगर हम 3 पार्ट्स इक्वल कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 पार्ट्स, उसके लिए स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं। तो अगर आप कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल कर देते हैं तो बाकी 3 अपने आप इक्वल हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप हैंड का ही एग्जांपल ले रहे थे, अगर आप थंब पे थंब रख रहे हैं, फिंगर पे फिंगर, उसके बाद आपके ये मैच हो गए तो आगे आगे आपके 3 पार्ट मैच हो गए तो आगे आपका पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका ट्राइंगल का रहता है। तो एस का मतलब है, एस डिनोट करता है साइड को, ए डिनोट करता है एंगल को। तो साइड एंगल साइड, ये जो बीच में ए लिखा हुआ है, सेंटर में ए लिखा हुआ है, उसका एक स्पेशल रूल है कि 2 साइड्स जो आपकी इक्वल हैं उसी के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, इक्वल साइड्स के बीच वाला। अगर अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की देखें कि क्या क्या चीजें सेम है, क्योंकि आपको 6 साइड्स में से आपको 6 पार्ट्स में से आपको 3 सेम करने हैं। तो एक पार्ट तो आपको गिवन ही है, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं आप, ए बी सी एंड ए बी डी। तो इसमें एक पार्ट तो आपका सेम ही है, ए सी इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है। आपको ब्रैकेट में रीजन जरूर मेंशन करना है। अब दूसरा पार्ट देखिए, एक साइड आपकी इक्वल हो गई, ठीक है, दूसरी साइड हो गई ए बी। ये कॉमन बेस है, आपको नाम से ही पता लग रहा है दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों में ए बी आ रहा है, तो दोनों की एक साइड ए बी है। अगर सेम साइड है तो इक्वल तो होगी ही। तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन, ठीक है। अब आप 2 चीजें सेम बता चुके हैं, 2 साइड्स आप सेम कर चुके हैं। अब रह गया इंक्लूडेड एंगल। उन दोनों साइड्स जो आपने इक्वल साइड्स ली हैं उन्हीं के बीच का एंगल। तो आपने साइड ली है ए सी और ए बी, ए सी और ए बी, इसके बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, ये एंगल का नाम है सी ए बी। वर्टेक्स आपने सेंटर पे रखना है, या आप इसको बोल सकते हैं बी ए सी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, लेकिन आपका सेंटर में ए रहना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए डी और ए बी में, ए डी इज दिस एंड ए बी इज दिस, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला एंगल, जिसे आप नाम दे सकते हैं बी ए डी। तो ये एंगल भी आपका इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसका रीजन है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अब आपकी 2 साइड्स भी इक्वल हो गई हैं और एक इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया है। इंक्लूडेड मतलब उनके बीच में जो एंगल था वो इक्वल हो गया है। तो आपको 3 सफिशिएंट रिस्पॉन्स मिल गए हैं, जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाकर बता सकते हैं। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ये ध्यान रहे, जब आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम लिखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ए सी इक्वल टू ए डी, तो यहाँ ए सी आया तो यहाँ आपका ए डी आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, तो जहां हमने ए लिखा है वहां इसका भी ए आएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे ए बी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए बी। यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिखना है आपने कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया है। तो आपके 5 रूल्स हैं, फिलहाल हम ये कर रहे हैं। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स में से अगर आप 3 पार्ट्स इक्वल करके कॉन्ग्रुएंसी रूल बना लेते हैं और आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो बाकी के 3 अपने आप इक्वल हो जाते हैं। और उसका रीजन हम लिखते हैं CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखें, आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि इन BC और BD में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, BC कौन से नंबर पे है, सेकंड थर्ड नंबर पर है, और यहाँ पर भी सेकंड थर्ड प्लेस पर है BD। तो ये सेम प्लेस पे पड़े हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्वल। हाँ जी, अब ऐसे ही आपके सेम प्लेस पर पड़े हैं BC और BD, इट मीन्स दीज टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। और इसका रीजन क्या होगा, जो आपको बताया था, CPCT।
क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो इक्वल होंगे। तो दीज आर दी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग क्योंकि सेम प्लेस पे लाई करते हैं। तो आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, इसे प्रूव भी कर दिया और ये भी बता दिया इनके बारे में आप क्या कह सकते हो कि these two are equal and you have given the reason also that by CPC। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिगर मैंने बना ली है लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कि क्या गिवन है। हम फिगर से देखकर खुद से लिखेंगे कि क्या गिवन है आपको। और व्हाट वी हैव टू प्रूव, देयर आर 3 पार्ट्स टू प्रूव। तो ये तीनों पार्ट्स मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम ये तो सीपी से आ रहे हैं तो इनको पहले ही लिख दें जो पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंसी के बाद। तो वो काम आपने पहले नहीं करना है, पहले आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तभी तो आप लिखेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तभी आप सीपी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब यहाँ तो हमें बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रही हैं, तो बट हमें यहाँ मेंशन है कि कौन कौन सी 2 ट्राइंगल्स लेनी है। हमने कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, इन ट्राइंगल ABD एंड ABC, 2 लेनी है आपने, ABD और ABC, ठीक है। अब एंगल यहाँ पर AD, इस साइड, इस ट्राइंगल की साइड जो है AD, ये मार्क देख रहे हैं आप, किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ये गिवन है। देखो सेम मार्क है, AD पर भी सिंगल मार्क है, BC पर भी सिंगल मार्क है। इसका मतलब आपका AD और BC जो है वो इक्वल गिवन है आपको। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहे हैं, ये रीजन क्या है, गिवन। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो एक साइड आप इक्वल कर चुके हैं। अब लेते हैं कि देखते हैं कुछ कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ नाम से देख के फिर पता चल रहा है दोनों में AB कॉमन है। आप ऊपर ट्राइंगल से ही नाम देख सकते हैं, फिगर में से भी देख सकते हैं कि आप ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, तो इसमें भी AB आ रहा है, और एक ले रहे हैं ABC, इसमें भी आपका AB आ रहा है। तो आपका AB इज इक्वल टू BA कॉमन। ये मैं बताती हूँ आपको, मैंने BA क्यों लिखा है, AB क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसका रीजन भी बता देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले थर्ड पेयर लिखते हैं। तो अब हम 2 साइड्स कर चुके हैं, अब हमारा रह गया एंगल करना, ठीक है। अगर हम SAS कर रहे हैं तो अब हमने ये वाली साइड ले ली है एक, और एक ये कॉमन आ गई है, तो दोनों की हम दो साइड्स ले चुके हैं हम, ठीक है। अगर हम SAS अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि तीसरा हमें एंगल ही गिवन है तो हम SAS यूज कर रहे हैं। तो तीसरा एंगल देखो, आपने साइड कौन सी ली है, AD एंड AB। एक ट्राइंगल को देखोगे बेटा आप यहाँ से AD एंड AB, तो आपने लिखी AD और AB, इनके बीच में ये वाला एंगल आ रहा है। इस एंगल का नाम क्या है, DAB। जहां पर एंगल बना हुआ है उसको आपने कहाँ रखना है, सेंटर पे, वर्टेक्स को। उसके बाद मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपको फिगर में गिवन थे, मार्क लगा हुआ था, मार्क ऐसा बना हुआ है सेम, इट मींस दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, गिवन है आपको। उसके बाद इसी तरह से दूसरी तरफ से देखिए, दूसरे ट्राइंगल में कौन कौन सी 2 साइड्स ली है आपने, BC एंड BA, BC एंड BA। तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाला। तो इस एंगल को आप नाम दे सकते हैं CBA। वर्टेक्स पे आपका क्या रहेगा, B, जहां एंगल बन रहा है वो आपका सेंटर में आएगा। तो ये रीजन भी क्या है, गिवन, क्योंकि ये फिगर में आपको ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ है, एक जैसा मार्क बनाया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो आपकी 2 साइड्स और फिर से उनके बीच वाला एंगल, याद रहे आपका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड्स वाले नहीं कोई, ठीक है। तो आपके 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ना मैं पहले ट्राइंगल 1 लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल और डैश 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 बना दिया है क्योंकि 3 नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर, ये BAC। तो कैसे लिखने हैं, तो आप एंगल्स को देखिए, सबसे पहले आप एंगल्स को देख लीजिए। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, जहां A है सेंटर में, यहाँ है B। तो जहां आपने इसका A लिखा है वहां आपको लिखना है B, यानी फर्स्ट प्लेस पे। और जहां इसका B लिखा है, B एंगल A के इक्वल है, तो वहां आपका आएगा A, इसीलिए मैंने यहाँ AB इक्वल टू BA लिख दिया। और अब तो तीसरा जो बचा है वो आपका C ही आएगा, AD इक्वल टू BC। तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे है AD, तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे आपका आएगा BC।
फर्स्ट में तो बी आ गया, यहाँ पे क्या आएगा सी। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगाया है, फिर से आप लिखेंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया है आपने, बाय एस से एस, ठीक है। और उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, सेकेंड पार्ट है बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब 3 पार्ट्स आपने इक्वल करके दिखा दिए, बाकी के 3 अपने आप सेम होने वाले हैं क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। तो बी डी, देखिए बी डी कौन सी प्लेस पे है, सेकंड थर्ड प्लेस पे है। तो आप इधर भी आप सेकंड थर्ड प्लेस पे जो देखेंगे वो दोनों इस इक्वल होंगे। तो इधर सेकंड थर्ड प्लेस पर है ए सी, इसका मतलब आपका बी डी जो है वो AC के इक्वल होगा क्योंकि ये सेम प्लेस पर पड़े हैं दोनों ट्राइंगल्स में। और इसका रीजन क्या होगा, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मींस जो सेम प्लेस पर पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। कहने का क्या मतलब है, एंगल बी और एंगल ए सेम है क्योंकि हम सेंटर में ही वर्टेक्स को लिखते हैं, तो सेंटर में वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, बी और ए। तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि जहां इसका बी लिखा है वहां पर आपने इसका क्या लिखा है, ए। तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये इक्वल होंगे। तो इसका एंगल बी, इस ट्राइंगल का एंगल ए बी डी का, इस एंगल को क्या नाम दोगे, ए बी सी, ठीक है। आपने इस वे से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने सॉरी बी ए सी पूछा है तो आप उसको ऐसे लिखो। पहले मैं ए बी डी ले लेती हूँ इस ट्राइंगल का, ए बी डी यानी ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, ठीक है। एंगल ए बी डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी का। आपको यहां से तो पता चल गया, तो आपके ये कॉर्नर वाली साइड्स तो चेंज भी हो सकते हैं। तो यहां से आपका किसके इक्वल आ गया, ये बी ए सी के, ये वाले दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये भी रीजन क्या आएगा, CPCT। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने बिल्कुल आसान है, आपने बस देखना है सेम प्लेस पे है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर के साइंस हैं। AD परपेंडिकुलर है और BC भी परपेंडिकुलर है, किस पर, BC AB पर। तो आपको ये गिवन है AD एंड BC आर परपेंडिकुलर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है परपेंडिकुलर्स ऑन AB। AB के पर ये परपेंडिकुलर है और साथ में क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC। ये दो चीजें आपको आपने प्रूव करना है। CD बाइसेक्ट्स AB, ये जो CD है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को। इट मींस आपने प्रूव करना है OB और OA इक्वल है, ठीक है। बाइसेक्ट्स का मतलब आपको बताया था मैंने, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और किसके इक्वल पार्ट्स, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट कर रहा है, ये रहा CD किसको कट कर रही है, 2 पार्ट्स में, AB को, ये प्रूव करना है। और ये दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हो गए तो प्रूव हो गया बाइसेक्ट से। तो इक्वल के लिए आपको क्या प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OA। तो अगर आपको OB इज इक्वल टू OA प्रूव करना है तो इसका मतलब आपको ये वाली ट्राइंगल्स लेनी होगी, ठीक है। तो आप कौन कौन सी ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाओगे, OBC, क्योंकि आपको OB साइड प्रूव करनी है, OBC सॉरी, एंड सेकेंड वन OAD। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको 3 पेयर्स चाहिए। आप देखो पहले जो गिवन है वही लिख लीजिए, BC इज इक्वल टू AD। ये तो सिंपल है, फिगर देखते ही आपको पता चल रहा है, आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं लेना है, आपको फिगर देखनी है, वहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपको इक्वल गिवन है तो आपने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट, दिस एंगल भी 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। व्हाट वी कैन से हियर, आप नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं CBO इज इक्वल टू एंगल OAD या DAO, बस A सेंटर में रहना चाहिए। इसका रीजन आप दोगे ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है, ठीक है। तीसरा आप बता सकते हो, एक तो ये आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज कर सकते हो तो आपका AAS बनेगा। अगर आप वर्टिकली अपोजिट नहीं यूज करते तो आपका ये, अब अभी तक आपने एक एंगल वाला किया है, ठीक है। आपकी कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको याद हो 7th क्लास की, तो मैं एक बार सारे रूल्स बता देती हूँ। एक तो आपका ये था, एक आपका सबसे सिंपल था SSS,
कि तीनों साइड्स इक्वल कर दो। एक साइड एक एंगल वाला ये हो गया, उसके बाद आपका था एक ASA, दो एंगल्स और एक साइड। हम इसमें ये यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो एंगल्स यूज होंगे, साइड आपको एक ही इक्वल गिवन है, ठीक है। और आप एक यूज कर सकते हैं RHS और लास्ट आप यूज कर सकते हैं AAS। तो अगर आप ये यूज करना चाहें तो ये हो सकता है। AAS का मतलब है दो एंगल और साइड कोई और, उनके बीच वाली नहीं। जैसे ये दो एंगल आप इक्वल ले रहे हैं तो ये वाली साइड नहीं, ठीक है, ये या ये कोई भी साइड इक्वल है। तो अगर आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज करते हैं जो कि आपके हैं एंगल कौन से, BOC, इसको नाम देंगे BOC, O को सेंटर में रखेंगे क्योंकि O पर एंगल बना है, इसी तरह इसमें भी O को सेंटर में रखेंगे DOA या AOD, और इसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में मैंने VOA लिखा है, आप बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, एक ये वाला एंगल इक्वल हुआ है, एक ये वाला एंगल इक्वल हुआ है, तो दो एंगल्स और साइड ये नहीं है बीच में। अगर बीच वाली साइड होती तो आपको ये वाला रूल लगता आपका AS से। बीच वाली साइड मतलब ये दोनों एंगल्स के बीच में कौन सी साइड आ रही है, BO, लेकिन आप साइड अदर देन ले रहे हैं तो आपका ये वाला यूज होगा AAS। तो आपकी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मैं पहली ट्राइंगल को कैसे भी लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया OBC। अब दूसरी मुझे डैश करके फिल करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ध्यान रखना है, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिखने हैं और मैं रूल का नाम भी लिख रही हूँ बाय AAS रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पर एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल है। तो एंगल B जहां पर आपने लिखा है सेंटर में है तो आप सेंटर में लिखेंगे A, और उसके बाद आपका O एंगल O के ही इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट। तो जहां आपने O लिखा है वहां आप लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे O है तो फर्स्ट प्लेस पे O। तो अब आप ट्राइंगल के दो पार्ट्स लिख चुके हैं O एंड A। तो लेफ्ट क्या है, D है, इसी में आएगा, ठीक है, ऑर्डर में आपका ये भी बनना चाहिए ना, BC इज इक्वल टू AD। तो BC कौन सी प्लेस पर है, सेकंड थर्ड, तो आपका AD सेकंड थर्ड पे बनना चाहिए। तो आपका यहाँ आ गया D, ठीक है। अब हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस। अब लेकिन आपने कॉन्ग्रुएंट तो नहीं करना था, आपने क्या प्रूव करना था, CD बाइसेक्ट करती है AB को। तो CD जो है वो AB के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स, यानी आपने प्रूव करना है BO इज इक्वल टू OA। लेट्स चेक, यहाँ पे BO आ रहा है फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे, अगर AOB फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे आ जाता है तो इक्वल हो गए। तो ये आ रहा है आपका फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे OA, तो सेम प्लेस पे है ये, तो दोनों इक्वल होंगे और रीजन होगा CPCT। और अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये CD लाइन ने इसको ऐसे कट किया दो पार्ट्स में, तो इसका मतलब हो गया CD बाइसेक्ट्स AB। CD ने बाइसेक्ट किया है AB को। दिस we have to prove. Let's discuss question number 4 now. This is the figure. L and M are the two lines which are parallel to each other. Remember, L and M are parallel to each other. This line and this line. और उसके बाद आपकी P और Q लाइन जो है, this is P line and this is Q. ये इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तिरछी रेखाएं आ रही हैं, तिरछी लाइंस हैं जो कट कर रही है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जो स्लैंटिंग आ रही है डेटा और इंटरसेक्ट करती हैं, वो कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, P लाइन जो आ रही है वो L को कट कर रही है A पर और M को कट कर रही है B पर। इसी तरह से Q लाइन L को कट कर रही है D पर और M को कट कर रही है C पर। ये जो Q लाइन आ रही है, ठीक है, तो बता दिया L को कहाँ कट कर रही है और M को कहाँ कट कर रही है। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कौन सी, ABC एंड CDA, ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपके हैं, ठीक है, और आपको ये पैरेलल गिवन है। तो अब आपको यहाँ से पेयर ढूंढने हैं, तो आप अपने रूल्स को लिख सकते हैं। आपके 5 रूल्स बताए थे मैंने, एक है साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम हो तो, बट आपको गिवन होना चाहिए, पता होना चाहिए रीजन, स्पेसिफिक रीजन। आप अपनी मर्जी से या स्केल से मेजर करके नहीं कह देंगे कि इक्वल है। तो क्वेश्चन में या कोई मार्क बना हो या आपकी कॉमन हो तो चलेगा। उसके बाद सेकेंड आपका है SAS, ये कोई ऑर्डर नहीं है स्पेसिफिक, ये आप लर्न कर सकते हैं, या तो तीनों साइड्स
दो साइड्स है तो ये है आपका रूल, ठीक है। एक साइड है तो आपका यहां पर आ जाएगा ASA, एक साइड है तो साइड बीच में आ सकती है, दूसरा साइड कॉर्नर पे भी जा सकती है, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया AAS। और फिफ्थ जो है वो है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, ठीक है। तो वो आपकी सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में लगेगा। तो अभी इससे पहले भी राइट एंगल आया था लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ था आपका, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इस पे, देखते हैं क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो हमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है, देखो नाम से ही AC कॉमन दिख रहा है, तो एक साइड कॉमन दिख रही है, AC दोनों में आ रहा है। देखो इस ट्राइंगल में भी AC आ रही है और इस ट्राइंगल में भी AC आ रही है, तो हमें एक साइड तो मिल रही है यहाँ पर। तो आपने अगर ट्राइंगल ली, पहले आप लिख दो कि आप कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स देख रहे हो, किसमें सिमिलैरिटी वो कॉन्ग्रुएंस ढूंढ रहे हो। तो आपको एक तो AC कॉमन आ गया, CA लिखना था, वो मैं रीजन बता देती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने उसमें पहले आपको लिख के दिखाया था, इसमें आप ऐसे छोड़ सकते हैं। सेकेंड, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, और अभी आपने हाल ही में चैप्टर हमने 6 किया है, लास्ट वीडियो में खत्म किया है, तो उसमें आपको पता है कि हमने लाइंस एंड एंगल्स किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जेड की फॉर्मेशन बन रही है और ये दोनों लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं इनको नेम्स दे देती हूँ, वर्टेक्स वाले नेम्स तो आपको आ गए हैं लिखने। सिंपल के लिए ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आपका ये तो बना है जेड, अब आपका ये भी जेड बन रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ से आपका ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा 3 और 4। ये देखिए ये आपका जेड बन रहा है, ठीक है। P पैरेलल टू Q भी दिया है इसमें, ये हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, P पैरेलल टू Q है। ये भी दोनों लाइंस पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल, ये भी आपका P और Q पैरेलल है, तो ये आपका जेड बन गया। तो आप एक इस साइड और एक इस साइड, तो 3 और 4 भी आपके क्या आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपके दो एंगल्स आए हैं और एक साइड आई है। दो एंगल साइड वाले आपका एक तो ये है और एक आपका ये वाला है। तो इसमें से कौन सा यूज हुआ है, लेट्स सी। तो आपका दो एंगल्स जो आपने इक्वल लिए हैं आपकी उसी वाली साइड आई है, बीच वाली साइड। जैसे आपने एंगल लिया है 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में ही आपकी साइड आ रही है, सेंटर में ही वही वाले आपके। तो आपका एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, तो आपका यूज हुआ है ASC। तो आपकी ट्राइंगल्स ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब आपको वो लिखना आ गया है, जैसे आपने एंगल A किसके इक्वल किया था, एंगल C के। तो जहां आपका A आया है वहां C आएगा, और जहां C आ रहा है वहां आपका A आएगा। तो बीच में आपकी प्लेस आ गई B की। तो ये किस रीजन से हुआ, बाय ASA, ठीक है। तो इसके साथ आपका 4th क्वेश्चन खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।